बहुत सारे बच्चे मैं देख रही थी वेट कर रहे थे कि मैम जीसी लियोंग कब क्रिएट करेंगे नया चैप्टर। तो गाइस ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकती थी। सो आज हम शुरू करते हैं जीसी लियोंग का चैप्टर 11। और कल बच्चे का मैसेज भी आ रहा था कि मैम विजन आईएएस की अक्टूबर मंथ की मैगजीन कैसे आएगी, कब आएगी। तो गाइज देखो आ जाएगी, एक दो दिन की बात और होती है। वो आपको पता है ना, वो 12 से 15 के बीच में ही जैसे रिलीज़ होती है वैसे ही पीएम पाठशाला स्टार्ट कर देता है। तो आप बिल्कुल परेशान मत हो। जितनी पीडीएफ्स ऑलरेडी मेंशन्ड हैं, टेलीग्राम लिंक भी आपको दे रखा है यार, वहाँ से आपको पूरा आप डाउनलोड कर सकते हो। और पूरा ना वो मार्क्ड पीडीएफ्स होती हैं जो आपको हम पढ़ा रहे होते हैं, वही पीडीएफ्स आपको मिलती हैं। तो कोई ऐसा क्राइसिस नहीं है। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन करिए, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहीं लिंक है, वहीं सीधा आपको मिल जाएगा चैनल का लिंक, ठीक है। तो कोई ऐसा पंगा नहीं है। अब आप सीधा हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 11 पर, जिसमें हम पढ़ेंगे आइलैंड्स और कोरल रीफ्स के बारे में। देखो आप जानते ही हो COP29 होने जा रही है अभी, ठीक है। 2024 में हम बैठे हैं, COP29 होने वाली है बाकू अजरबैजान में, है ना। इन्वायरमेंट की दृष्टि से देखो, आपको पता है कितना इम्पोर्टेंट है। इन्वायरमेंट की दृष्टि से ही कोरल रीफ्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आज समझ लो आइलैंड और कोरल रीफ्स होते क्या है। क्योंकि देखो आप ना इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से जाने से पहले सबसे पहले रास्ते में जाओ अपने ज्योग्राफी वाले, तो आपको पता तो चले ये होता क्या है, कहाँ बनता है, कैसे क्रिएट कैसे हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो आज हम यही चैप्टर को उठा रहे हैं और देखते हैं आइलैंड क्या होता है। देखो आइलैंड क्या है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा पीस ऑफ लैंड है जिसके चारों ओर क्या है, पानी ही पानी है। 4 आइलैंड कंट्रीज के नाम बताओ कमेंट सेक्शन में अभी के अभी। और देखो ये इंडिविजुअली भी हो सकते हैं क्रिएट, है ना, ग्रुप में भी क्रिएट हो सकते हैं, ओपन ओशन और सीज के फॉर्म में। स्मॉल भी बन सकते हैं जिसका बड़ा लोकली, जिसको जैसे लेक जिसको कहते हो आप, रिवर कहते हो, तो लोकल लोगों को बड़ा सहारा हो जाता है पानी का। तो जनरली स्पीकिंग अगर हम बात करें, आइलैंड जो होते हैं ना, कुछ उनके टाइप्स होते हैं। जैसे पहला आइलैंड का टाइप होता है कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स। अच्छा, ये आइलैंड जो हैं ये आपके मेन लैंड से फॉर्म हुए होते हैं, क्योंकि नाम ही इनका क्या है, कॉन्टिनेंटल। यानी ये डिटैच्ड होते हैं कॉन्टिनेंट से, एक सेपरेट लागून वगैरह बना लेते हैं, ऐसा इनका चलता है, ठीक है। डीप चैनल से बना देते हैं। इनका जो सेपरेशन है वो कैसे है, क्योंकि इनका सब्सिडेंस हो जाता है सम पार्ट ऑफ लैंड का, और कहीं कहीं पर कुछ चीज़ें जो होती हैं वो राइज भी कर जाती हैं। तो बेसिकली अगर हम ध्यान से सोचें इसके बारे में, तो जो कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स हैं वो अनसबमर्ज्ड पार्ट होते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, जो पानी में चारों तरफ देखने को मिलते हैं। ऐसा अगर आप एग्जाम्पल जानना चाहते हो तो ये एग्जाम्पल होगा आपका ग्रीनलैंड। अगर आपने सुना है तो ग्रीनलैंड एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स का, एक लार्जेस्ट आइलैंड है जो ऐसे ही क्रिएट होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो कॉन्टिनेंटल आइलैंड में आपने बड़ा ध्यान से समझना है कि ये वो आइलैंड हैं जो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ का अनसबमर्ज्ड पार्ट है, चारों तरफ इसके पानी ही पानी देखने को मिलता है। और ग्रीनलैंड जो है वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि ग्रीनलैंड जो बना है वो भी ऐसे ही मटेरियल से देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पर जो आइलैंड है ना, ये भी ध्यान रखना, ये लार्ज लैंड मास के पास मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं ये, लार्ज लैंड मास के आपको पास में देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे जो कॉन्टिनेंटल आपके आइलैंड होते हैं वह पहले कभी कॉन्टिनेंट का पार्ट हुआ करते थे ये, बट अभी ये स्प्लिट होके कॉन्टिनेंट से दूर हो गए हैं। समझ में आया कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स क्या होते हैं। अच्छा, इनका जो फॉर्मर करेक्शन था मैंने आपको बताया मेन लैंड से होता है, तो इनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स में होता है ना, फ्लोरा फौना, वो इनको यहाँ मिलेंगे। आपको फ्लोरा फौना देखने को आपको यहाँ पर बिल्कुल देखने को यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूगोनिया है, ग्रीनलैंड मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे कॉन्टिनेंटल लैंड्स का पार्ट हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी इसका पार्ट है। समझ गए बात को। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो कुछ आइलैंड जो होते हैं वो होते हैं आपके, इसी में बता रहा है कि कह रहा है कॉन्टिनेंटल आइलैंड में जैसे कि इंडिविजुअल आइलैंड है, तो इंडिविजुअल आइलैंड में क्या होता है, ये बिल्कुल कॉन्टिनेंट के एकदम बाहर नज़र आते हैं। इसमें जो फीचर्स आपको लैंड कॉन्टिनेंट वाले में मिलते हैं मेन लैंड पे, वही आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल में मोज़म्बिक है, ठीक है, यहाँ पर फरमोसा है,
ये बिल्कुल इंडिविजुअल आइलैंड्स हैं। आर्किपिलागो में क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड आ जाते हैं बड़े सारे साइज और शेप के, जैसे मेडिटेरियन रीजन में होता है। कुछ फेस्टून्स और आइलैंड आर्क होती हैं। ये कैसे बनती हैं, ये आपका जो लूप चेक करती हैं, ये मेन लैंड पर कॉन्टिन्यूएशन चेक करती हैं, तो उससे बन जाता है ये। अच्छा, नेक्स्ट हमारा होता है ओशनिक आइलैंड। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कॉन्टिनेंटल आइलैंड। ऐसे ही हमारा होता है ओशनिक आइलैंड्स, यानी ये नॉर्मली लोकेटेड कहाँ होते हैं, ओशन के मिडस में, यानी वो लैंड मास जो कि ओशन फ्लोर से ऊपर ऊपर का है और वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से जो निकल के बाहर आ रहा है, उसको हम ओशनिक आइलैंड बोलते हैं। समझ गए यहाँ मेरी बात को। ओशनिक आइलैंड्स का मतलब क्या हुआ, यानी ये हाईली वोल्केनिक बेस आइलैंड्स होते हैं, जैसे हवाई। हवाई का अगर आपने नाम सुना हो तो ठीक है, ये इनका कोई कनेक्शन नहीं होता मेनलैंड से। इनका फ्लोरा फौना एकदम अलग होता है कॉन्टिनेंट वालों से। जैसे गालापागो आइलैंड है, इसकी यूनिक स्पीशीज ऑफ एनिमल मिलेंगे। इसकी इतनी रिमोटनेस है, ये वर्ल्ड में ट्रेडिंग सेंटर इसका बहुत ही है, मतलब मोस्ट ओशनिक आइलैंड में बहुत स्पार्स पॉपुलेशन होती है। ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान रखना, यहाँ पर पॉपुलेशन भी कैसी होती है, स्पार्स होती है, यानी कि बहुत ही कम लोग यहाँ पर रहते हैं। ये भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ पर कह रहा है कि क्या यहाँ पर एरोप्लेन्स वगैरह जाते हैं। यूजफुल स्टॉप फॉर एरोप्लेन्स के लिए हो सकता है, स्टीमर्स के लिए, रिप्लाई बिटवीन कॉन्टिनेंट और उसके बीच के पार्ट में करते हैं। अब इसी में सबसे पहले ओशनिक आइलैंड में आता है वोल्केनिक आइलैंड। यहाँ जितने भी आइलैंड हैं, मनी ऑफ द आइलैंड जो कि ओशन के पास है, ये टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द कोन्स ऑफ वोल्केनोज में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पैसिफिक ओशन का माउंट हवाई में जो है, ये कैसा है, वोल्केनिक आइलैंड यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि वोल्केनिक आइलैंड जो है वो आपके सबमरीन रिजेस ऑफ ओशन से निकलकर बना करते हैं। बात समझ रहे हो। अच्छा, वोल्केनिक आइलैंड जो है ना वो स्कैटर्ड है, बड़ा ही अर्थ के ओशन पे पूरा फैला हुआ है। पैसिफिक ओशन पर अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आपको सेवरल ग्रुप्स मिलेंगे, हवाई के, गालापागो के और आइलैंड्स के, साउथ सी आइलैंड्स के, ये सब देखने को मिलेगा। अच्छा, उसके बाद जो आपका ओशनिक आइलैंड में दूसरा पार्ट है वो है कोरल आइलैंड्स का। कह रहा अनलाइक वोल्केनिक आइलैंड्स, कोरल आइलैंड बहुत लोअर होते हैं और ये एकदम जो वाटर सरफेस से अबव थोड़ा बने होते हैं। यानी यहाँ पर कोरल एनिमल्स मिलेंगे आपको बेसिकली, और जो कोरल आपके होते हैं ना, ये सारा पार्ट ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत तरह के स्पीशी होते हैं, ये मेनलैंड शोर के नियर जाके पाए जाते हैं। और जैसे कह रहे हैं मार्शल आइलैंड अगर आपने देखा हो, गिलबर्ट देखा हो, इंडियन ओशन का जो मालदीव वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको कोरल आइलैंड देखने को मिलते हैं। इनको ही कोरल आइलैंड बोला जाता है। यानी कोरल आइलैंड में देखा जाए तो कैसे बना है, वोल्केनिक राइजेस से जो एकदम, कोरल आइलैंड कैसे बनते हैं, जब वोल्केनिक आइलैंड एक लेवल और राइज कर जाता है और स्टेबल होने लग जाता है, तो वहीं पे कोरल स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर कोरल के स्केलेटन मिलेंगे, टूटे फूटे रीफ रॉक मिलेंगे आपको। तो यानी ये लो लाइंग आइलैंड है जो कि किससे बनता है, कोरल से बनता है। समझ में आया मामला, आइलैंड समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम चलते हैं हमारे कोरल रीफ वाले पार्ट पर कि कोरल रीफ्स कैसे कैसे तैयार होती हैं, इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखो कोरल रीफ्स कहाँ होती हैं, ट्रॉपिकल सीज में। बहुत सारे जो आपके कोरल एनिमल्स हैं, मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कोरल पॉलिप्स हैं, कैलिकेरियस एल्गे है, शेल फॉर्मिंग क्रिएचर्स है, लाइम सिक्रेटिंग प्लांट है, ये सारे के सारे बेसिकली क्या होते चले जाते हैं, ये सारे के सारे ऐसे लार्ज कॉलोनी में क्रिएट हो जाते हैं, रहने लग जाते हैं। हालांकि बड़े छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं, लेकिन ये क्या सिक्रेट करते हैं, इनके पास एक बड़ी ज़बरदस्त ताकत होती है। कैल्शियम कार्बोनेट को ये सिक्रेट करते हैं अपने टाइनी सेल से, जिससे एक अलग तरीके का एक पिक्यूलियर टाइप ऑफ मरीन लैंडफॉर्म तैयार हो जाता है। इनके बड़े तरह के कलर होते हैं, फॉर्म होते हैं, बड़ी तरह की शेप्स होती हैं। अगर इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो ये बहुत ज़्यादा वाटर लेवल के बिलो ये
इनका बहुत सारा पॉपुलेशन हो जाती है। टेकिंग कोरल एनिमल एज अ होल, तो पॉलिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर पॉलिप जो है बड़ा अबेंडेंट होता है, और वहीं पे बेसिकली टाइनी कप ऑफ कोरल और वहीं पे कोरल रीफ क्रिएट होता है। अगर ये मर जाएंगे तो जिनका लाइमी स्केलेटन होता है वो कोरल लाइमस्टोन बनाने के भी काम आता है। तो यानी प्रेशस होते हैं कोरल बहुत। और आप देखो, नॉन रीफ बिल्डिंग स्पीशीज़ को हम प्रेशस कोरल बोल रहे हैं पैसिफिक ओशन में, और इसी को रेड कोरल बोलते हैं मेडिटेरियन सी में। ये भी ध्यान रखना आप। अब रीफ बिल्डिंग कोरल को बेस्टली ये सरवाइव करे, उसके लिए फॉलोइंग कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन सी ज़रूरत पड़ती है देखते हैं हम। देखो, सबसे पहले ज़रूरत बनती है इसके अंदर वाटर टेम्परेचर की। अगर वाटर टेम्परेचर 68 फ़ारेनहाइट से कम नहीं हुआ, यानी 20 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हुआ, तो नहीं बनेगा। यानी पानी यहाँ पर कुल मिलाकर आपको 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन इसका ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जोन्स में ही देखने को मिलता है। ये कभी भी वहाँ फ्लरिश नहीं करेंगी जहाँ कोल्ड करंट है, क्योंकि कोल्ड जो वाटर होता है ना वो इसको मतलब इसके डेप्थ को ही नहीं अपवेल करने देगा, इसीलिए वार्म सरफेस में ज़्यादातर रहती हैं। जनरली एब्सेंट होती हैं वेस्टर्न, याद रखना, कोरल रीफ्स इसी वजह से वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कैरिबियन, क्योंकि वहाँ पे सारे आपको कोल्ड करंट देखने को मिलेंगे। मुझे 4 कॉन्टिनेंट्स के 4 वेस्टर्न कोस्ट पर जो कोल्ड करंट्स हैं उनके नाम कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। तो इसी वजह से देखो, आप कभी नोटिस करना वर्ल्ड के मैप पे कि कोरल रीफ जो होती हैं वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में देखने को नहीं मिलती है। उसकी वजह क्या है? कोल्ड करंट्स का होना। और कोल्ड करंट्स में क्या होता है, ये फ्लरिश नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो पानी को अपवेल कर देता है, डेप्थ में जाने के उनको बनने नहीं देता पॉलिप्स और मतलब रीफ्स वगैरह। ऑन द अदर हैंड जो वार्मिंग इफेक्ट होता है, जो वार्म करंट होता है, वो कोरल्स के लिए अच्छा माना जाता है। इसीलिए गल्फ स्ट्रीम में कोरल्स पाई जाती हैं, अटलांटिक ओशन में पाई जाती हैं, पैसिफिक इंडियन ओशन में पाई जाती हैं। समझ रहे हो आप? तो इस तरह से पाई जाती हैं। अच्छा देखो, पहला हमने क्या पॉइंट पढ़ा कि कहाँ पर कोरल सर्वाइव करेगा? पानी का टेम्परेचर, पहली बात। सेकेंड जो कारण होता है जहाँ कोरल सर्वाइव करते हैं वो है द डेप्थ ऑफ वाटर, कि वाटर की कितनी गहराई है, वो 30 फैथॉम या 180 फीट से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और इसके बियॉन्ड अगर जाएगा तो डेथ सनलाइट की फेंट होनी शुरू हो जाएगी फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। इसलिए ज़रूरी क्या है कि माइक्रोस्कोपिक एल्गे बनाया जाए जहाँ कोरल पॉलिप जिस पर डिपेंडेंट होती हैं। जो शेलो वाटर होता है लेस देन 100 फीट इज़ वेरी मच आइडियल, बट देर शुड ऑलवेज बी प्लेंटी ऑफ वाटर हो। जैसे पॉलिप्स जो होते हैं वो लॉन्ग वाटर में नहीं सरवाइव कर पाती हैं। तो यानी कि हमने देखा पानी की गहराई भी 180 फीट होनी, मतलब शुड नॉट एक्सीड, इससे ज़्यादा ना एक्सीड करे, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में चले गए तो वहाँ पे सनलाइट ही नहीं होगी, तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा ये? और जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर पाएगा तो खाना कैसे खाएगा? तो कोरल पॉलिप्स तो डिपेंड ही एल्गे, माइक्रोस्कोपिक एल्गे पर होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि पानी जो होना चाहिए कोरल रीफ्स को बनाने के लिए वो सॉल्टिश होना चाहिए, सेडिमेंट, उसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो कोरल कहाँ सरवाइव करेंगे? जहाँ मूविंग वाटर होगा, सिल्ट अवे फ्रॉम सिल्टी कोस्ट और मडी माउथ ऑफ स्ट्रीम्स। कोरल वहीं बेस्ट सरवाइव करते हैं सीवर्ड साइड होता है रीफ का, जहाँ कॉन्स्टेंटली वेव आती रहे, करंट आते रहे, टाइड्स आते रहें, वहीं पे, क्योंकि इनको ऑक्सीजनेटेड वाटर की ज़रूरत होगी। यानी आप ये बात समझ के चलो कि इनको कैसा पानी चाहिए? ऑक्सीजनेटेड। वही इनको फूड की सप्लाई क्योंकि करके देगा। ठीक है, अब ये सारे समझ गए आप? ये सारे तरीके बनते हैं जिनको आप तभी आपका ये फॉर्म होता है कोरल रीफ। अब कोरल रीफ्स कितने प्रकार की होती है वो भी देख लेते हैं। तो 3 प्रकार की, यानी 3 टाइप्स की होती है। पहला टाइप क्या है? फ्रिंजिंग रीफ्स, यानी ये जो कोरल लाइन प्लेटफॉर्म है ये शोर से क्लोज एक्सटेंड हो जाते हैं। ये आपके शोर बाय द शैलो लेगून से सेपरेट हो जाते हैं, बहुत वाइड हैं, समझ रहे हो? और इसमें व्हेन फ्रिंजिंग इज प्रोट्रूडिंग हेड वाइड, मतलब कंप्लीटली एब्सेंट व्हेन फेसिंग द माउथ ऑफ द स्ट्रीम। तो यानी आप ये समझो जो फ्रिंजिंग रीफ होती है ना, ये इवॉल्व होती है और कहाँ मिलती है? ज़्यादातर कॉन्टिनेंट के नज़दीक मिलेगी, कोस्ट लाइन के भी नज़दीक मिलती है।
ये कोस्ट लाइन से स्मॉल तरीके से शैलो लेगून से सेपरेट होकर, और ज़्यादातर वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो कॉमनली आपको यही वाली फ्रिंजिंग रीफ देखने को मिलती है। ठीक है, तो आउटर जो एज होता है वो रैपिडली इसका स्प्लैशिंग वेव्स वगैरह से कॉन्टीन्यूसली बढ़ता चला जाता है। तो कोरल रीफ में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा फ्रिंजिंग रीफ जो इस तरह से दिखती है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की ओर। देखो अब आता है बैरियर रीफ। इसको कौन सेपरेट करता है? ये ऑफशोर से सेपरेट हो जाती हैं, फाउंड ऑन ऑफशोर ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे मिलती हैं ये ज़्यादातर कोस्टलाइन के पैरेलल होंगी। डीप एंड वाइड लगोन जो होंगे वो लोकेटेड होते हैं कोस्टलाइन और बैरियर रीफ के बीच में पाए जाती हैं। यानी बैरियर रीफ को सेपरेट कौन करता है? कोस्ट, एक वाइडर और डीपर चैनल के द्वारा। ये रीफ जो होती है पार्शली सबमर्ज्ड होती है, ये वाटर लेवल के अबव और सैंड को एक्यूमुलेट करती है। समझ रहे हो आप? तो ज़्यादातर इसमें एग्जांपल देखो आप, ग्रेट बैरियर रीफ जो है क्वींस आइलैंड में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, वहाँ पर आपको बैरियर रीफ देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी? यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा अटॉल्स क्या होते हैं? अटॉल्स बिल्कुल बैरियर रीफ के जैसे होते हैं, मिड ओशनिक रिजस में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मिड ओशनिक रिजेस में पाए जाते हैं। इनकी सर्कुलर तरह की, इलेप्टिकल तरह की शेप होती है। इसमें सी और चारों तरफ इनके होता है सी, और इनके पास शैलो वाटर भी होता है, और इस सेंटर ऑफ लागून में ये बनाई जाती हैं। यानी ठीक है, ये सिमिलर तो है एक्सेप्ट ये सर्कुलर होती हैं शेप में। ठीक है, और कैसे आसपास क्या होता है? शैलो लागून होता है, कोई काइंड ऑफ सेंटर नहीं होता है। इन सर्कुलर रिंग होती है जो बहुत सारे ब्रोकन फ्यू प्लेसेस में इधर उधर जा रही होती है। समझ रहे हो? तो इस तरह का यहाँ पर ऐसे ऐसे ये पाया जाता है। जैसे देखो ये बैरियर रीफ थी आपकी, ठीक है ना, ग्रेट बैरियर रीफ एग्जाम्पल है। ऐसे ही जो अटॉल है वो आपकी कैसी होती है? वो आपकी बेसिकली सर्कुलर या इलेप्टिकल शेप की देखने को मिलती है। अच्छा, इसी में अब हमारा आता है प्रोबेबल ओरिजिन। देखते हैं ओशनिक रीजन की क्या क्या कोरल रीफ्स के लिए प्रोबेबल ओरिजिन कैसे कैसे होती है। देखो, सब्जेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ कोरल रीफ्स हैज़ बीन स्टडीड एंड डिबेटेड। बहुत डिबेट करा गया और पता चला कि ये तरीक़ों से कोरल रीफ अच्छे से प्रोबेबली कर पाती है। मोस्ट वाइडली थ्योरी जो है वो है ग्रेट साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन ने दी थी पैसिफिक आइलैंड को देखते हुए। इसको सब्सिडेंस थ्योरी कहते हैं। डार्विन कहते हैं कि जितनी भी कोरल रीफ्स हैं वो फ्रिंजिंग रीफ से शुरू हुई, आइलैंड के नज़दीक होती थी, और टॉप मोस्ट जो पोर्शन होता था वो एक्सटिंक्ट वोल्केनो की वजह से आने लग गया। लेकिन डाउन वार्पिंग अर्थ का क्रस्ट का फिर और अर्थ क्रस्ट भी बहुत ज़्यादा उखड़ा इधर उधर हुआ, तो इससे क्या हुआ? आइलैंड धीरे धीरे सबसाइड होने लग गए, तो कोरल अपने आप बनने शुरू हो गई, ग्रोथ इनकी शुरू होती चली गई। तो यानी आप देखो कोरल रीफ की अपनी कुछ कंडीशंस हैं, इस तरह से बनने शुरू हुई, फिर बैरियर रीफ तैयार होने लग गई, फिर अटॉल तैयार होने लग गए, फिर लगून वगैरह में तैयार होने लग गए। तो ये ऐसी थ्योरी, तो मतलब ये चार्ल्स डार्विन ने सब्सिडेंस थ्योरी से समझाया है। इसी बात को एक अमेरिकन जोग्राफर ने, आर्य दली ने, ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी से बताया है कि किस किस तरह से कोरल रीफ्स का बनना शुरू हुआ। ये 1910 की कहानी इन्होंने शुरू करी कि उन्होंने वाउकोना विजिट कर रहे थे ये हवाई में, उन्होंने क्लोज रिलेशनशिप देखा ग्लेशिएशन का और कोरल रीफ्स के डेवलपमेंट का। तो इनको लगा कि जब जब आइस एज की हाइट जो है बढ़ रही है और वाटर बहुत ठंडा होता जा रहा है, तो यहीं से फिर धीरे धीरे कोरल ग्रोथ भी शुरू हो रही है। जैसे जैसे कोरल बैरियर की एब्सेंस होता है, मरीन इरोजन शुरू हो जाता है। तो कॉन्सिक्वेंटली जैसे जैसे सी राइज करता रहता है और लोअर पोर्शन जो आइलैंड का है वो सबमर्ज होता चला जाता है, तो वहीं पे ही कोरल्स बनने शुरू अलग अलग तरीके से होने लग जाते हैं। ठीक है, तो यही इस चैप्टर में गाइस दे रखा था कि किस किस तरह से यहाँ पर कोरल्स क्रिएट हुए हैं। तो अब देखो यहाँ पर अटॉल्स क्रिएट ऐसे ऐसे इन्होंने बताया, कहानी बताई है। लेकिन आप ना मेन मुद्दा याद रखना कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए कि कोरल ग्रो हो जाए, तो आपको क्या क्या लिख के आना है। एक लिखना है आपने शैलो वाटर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शैलो वाटर होना चाहिए पहला। उसके बाद क्योंकि देखो शैलो वाटर होगा तभी आपका जो रीफ है कभी क्रिएट हो पाएगा। फिर सेमी हार्ड सरफेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सेमी या हार्ड सरफेस होना चाहिए। पानी कैसा होना चाहिए? क्लियर वाटर होना चाहिए। कैसा पानी चाहिए इसमें? हमें क्लियर वाटर चाहिए। हमें इसके अंदर वार्म वाटर भी चाहिए, तभी ये ग्रो कर पाएंगी। क्लियर वाटर, वार्म वाटर, इसी के साथ साथ सलिनिटी होनी चाहिए पानी में, ध्यान रखना, और रिच सप्लाई होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स का, तब जाके ये क्रिएट होती हैं। और देखो कोरल्स का, कोरल रीफ्स का ह्यूमन लाइफ में, मरीन लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। आप समझो कोरल्स हमें प्लेस देती हैं, वैरायटी ऑफ फिश हमें देती हैं,
हमारे फूड का, मरीन इकोसिस्टम का प्राइमरी सोर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए, फूड सोर्स के लिए, मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए, टूरिज्म पर्पसेस के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन ये एक्सटिंक्ट हो रही हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, कोरल ब्लीचिंग की वजह से, पॉल्यूशन होना, ओजोन डिप्लीशन की वजह से। ठीक है, बाकी हम इसकी स्टडी और आगे ज़रूर करेंगे। आज के लिए एनसीईआरटी में क्योंकि इतना ही मेंशन था तो आपके लिए इतना ही ज़रूरी था। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।